आगे चले, हो गया तक? सर ठीक। आपने हाँ वो बोलो। 27 में उसे प्लेनर क्यों नहीं दिखाया? मैंने प्लेनर ही दिखाया है, बस प्लेनर किसी प्लेनर दिखा सकता हूँ ना मैं इसको। मैंने इसको प्लेनर इस प्लेनर दिखा रखा है, वर्टिकल प्लेनर, ये प्लेनर ही तो है, ये सब एक ही प्लेन में देखो। बस इसको मैंने ऐसे वर्टिकल प्लेन में शो कर रखा है। अच्छा नहीं, समझ किसी गया प्लेन सर। में शो कर सकता हूँ, है ना? पर है तो प्लेनर ही वो, बस ये है। चलो, और बताओ, कोई डाउट है तो? तो देखो, बेसिकली आपको अगर थ्री डायमेंशनल समझ में आता है ना, किसी मॉलिक्यूल को लेके आप उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख सकते हो, है ना, विजुअलाइज कर सकते हो आप। जितना अच्छे से थ्री डायमेंशनल नेचर विजुअलाइज कर सकते हो, उतना ही आसान है क्वेश्चन करना, है ना। सबके लिए थोड़ा, किसी किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलो, उसके लिए हम पॉइंट्स याद करते जा रहे हैं साथ के साथ में। जैसे इवन ऑड वाला पॉइंट हो गया, ऐसे ऐसे पॉइंट ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। बाकी ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं वैसे इसमें, अगर आपको थ्री डायमेंशनल नेचर विजुअलाइज होता है क्वेश्चन करने के लिए तो। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो देखो, एलिनी सिस्टम आपके हो गए। अच्छा, मैंने आपको साइक्लो वाले जो कंपाउंड्स थे, एल्कलाइडीन साइक्लो एल्केन्स, याद है सबको? इसके भी क्वेश्चन कराए थे। चलो सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या इसमें, बोलो। हाँ सर। हाँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। किस प्लेन के अक्रॉस है? रिंग वाले। इसी दोनों प्लेन में हो सकता है, मॉलिक्यूलर प्लेन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वर्टिकली अगर आप चाहोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दोनों प्लेन के अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। मतलब किस तरह से, जैसे अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करो, है ना। ये कार्बन आधा हो जाएगा, ये रिंग पूरा आधा हो जाएगा, और यहाँ पे वेज और डैश पे जो एच एच है एटम्स के फॉर्म में, वो भी आपके आधे आधे हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरा वर्टिकली आप ऊपर से ऐसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, आप इसको, हो जाएगा ना। बताओ, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि मॉलिक्यूलर प्लेन में डिवाइड करना, तो मॉलिक्यूलर प्लेन में भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन में डिवाइड? तो कार्बन से एच एच है, तो एच और एच को आधा आधा करो, ये आधे आधे हो जाएंगे। ये कार्बन आधा एटम ऊपर, आधा एटम नीचे, ये रिंग पूरा आधा आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएगा, है ना। और सेम डिस्टेंस पे आपके एच और एच आपके पास बच जाएंगे, है ना। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो, पूरा आधा आधा, इसको पूरा ऐसे काट दो पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट में, है ना। तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, है ना। दो तरीके से कहीं से भी इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें, बताओ? नहीं। है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आसान है पहचानना, वो तो हो ही नहीं सकता इस टाइप की। तो कैसा हो गया ये? अकायरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्ट, है कि नहीं। चलो, तो इस टाइप के कंपाउंड्स भी देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे। तो कोई बताएगा कि कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे साइक्लोएल्काइडीन साइक्लोएल्केन्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बोलो जरा। बताओ कैसे होने चाहिए। ऑड। ऑड नंबर ऑफ रिंग। अरे ऑड नहीं होने चाहिए, क्यूमिलीन वाले की तरह ही तो होते हैं, सेम जैसे क्यूमिलीन वाला था वैसे ये एक्ट करते हैं। तो क्यूमिलीन कौन से शो कर रहे थे? इवन नंबर ही तो कर रहे थे, तो ये भी तो इवन नंबर ही शो करेंगे, है ना। तो इवन नंबर ही होने चाहिए, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो आप एटम और ग्रुप अटैच कर रहे हो, वो आप सेम टाइप के कर दे रहे हो क्वेश्चंस में। देखो जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो बताओ। नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, है ना। किस प्लेन के अक्रॉस है? जो डिफरेंट है उनको प्लेन में लो ना, कौन से डिफरेंट है सब बताओ। ये वेज और डैश वाले, है ना। तो इनको एटम को आधा आधा करो, CH3 वाला है ग्रुप, उसको आधा कर दो, H को आधा कर दो, वर्टिकली ऊपर से इसको काटने की कोशिश करो टू इक्वल पार्ट में, है ना। स्क्रीन के ऊपर से इसको काटो ऐसे वर्टिकली, तो रिंग पूरा आधा होगा, ये कार्बन एटम आधा हो जाएगा, और देखो हो गया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड। बताओ, है ना। कर सकते हो ना इसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, इसको बोलो, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकता, है ना। तो भी अकायरल और ऑप्टिकली
इनएक्टिव, है कि नहीं? तो क्या करेंगे फिर हम? तो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है क्या कि मैं यहाँ भी H और CH3 कर दूं, है ना, और यहाँ भी कोई भी डिफरेंट ग्रुप कर दो, जैसे HCl कर दो, या जो आप ये आपको अच्छा लगे, डिफरेंट टाइप का होना चाहिए बस, है ना। तो बताओ, बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या इसमें? नहीं। नो। है ना? अब किसी प्लेन के अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ना मॉलिक्यूलर प्लेन में कर सकते हो, ना वर्टिकली कर सकते हो। तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कभी होता ही नहीं है। तो कैसा हो गया ये? कायरल हो गया। कायरल मतलब अब क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे साइक्लो एल्काइलाइडीन्स, मतलब एल्काइलाइडीन्स साइक्लो एल्केन्स, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप से एटम्स अटैच हैं, इवन नंबर वाले, तो वो क्या कर सकते हैं? आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो क्यूमिलीन जैसा केस है, इवन नंबर शो करेगा, है ना, इवन नंबर वाला ही है। बस जो एटम और ग्रुप्स अटैच हैं वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, बस सेम ही तो फॉलो करते हैं, है ना। और ये इवन नंबर वाले जीआई शो नहीं कर रहे थे हम, याद है? जीआई शो करते हैं ऑड वाले, ऑड नंबर क्यूमुलिन सिस्टम, ऑड नंबर ये वाले जो आपके साइक्लोएल्काइडीन्स हो गए, है ना। तो ऑड वाले जीआई में शो करते हैं, और इवन वाले जनरली क्या करते हैं आपके, इस तरह से शो करते हैं, है ना। पर आपको याद नहीं रख लेना है सब चीजें, है ना। इसलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप खुद से बना के देख पाओ, खुद से डिसाइड कर पाओ कि हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ चेंज आया तो देखो पॉसिबिलिटी आ सकती है इन सब में भी, है ना। कोई अलग टाइप का दे दिया तो याद नहीं रखना है इन सबको, है ना, बना के देखना है हमेशा। तो हो जाएंगे क्वेश्चन, बताओ, है ना। अच्छा, इसी के टाइप के क्वेश्चन फिर आपके स्पायरो वाले आ गए। स्पायरो में तो आपको पता है, एक रिंग अगर एक प्लेन में है तो दूसरा रिंग क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। इस टाइप का होता है ना स्पायरो सिस्टम। और जो ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे H और H ग्रुप है, तो वो सेम प्लेन में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं H और H ग्रुप वाले ग्रुप लगाता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे? आपके अपोजिट प्लेन में, मतलब वर्टिकल प्लेन में चले जाएंगे। तो बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? बोलो। हाँ। है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। तो नहीं हो सकता ना, नॉन प्लेनर टाइप का, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकता। मतलब कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा अकायरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस ये पता करते हैं ना आपको, है ना। अच्छा, और बना लेते हैं ऐसे, जैसे स्पायरो सिस्टम ही बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं HCH3, और इधर लगाते हैं H और H। बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो, बताओ। ए। ये हाँ। सर। देखो जल्दी, है, सेंटर नहीं है, मतलब अकायरल है, और क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, किस प्लेन के अक्रॉस था? प्लेन ऑफ सिमेट्री को बताएगा? मॉलिक्यूलर। किस प्लेन होगा? हाँ, मॉलिक्यूलर जहाँ पे प्लेन। डिफरेंट वाले ग्रुप है उनको आधा आधा करो, बिल्कुल बिल्कुल, मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, जिसमें मॉलिक्यूलर, ये प्लेनर वाला जो आप स्क्रीन वाला प्लेन है जिसको, है ना, उसमें आपका क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्क्रीन वाले प्लेन की बात करोगे, ये जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ऐसे बोलो, एक्स वाई प्लेन जो है आपका, उसके अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में रख दो, तो एटम जो डिफरेंट वाले हैं उनको आधा आधा कर दो, है ना। तो रिंग आधे आधे हो जाएंगे, सब आधे आधे हो जाएंगे, देखो पूरा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल, नहीं? तो देखो, लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर।
डन सर। चलो तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जैसे स्पायरो वाला ही एक और, तो क्या करना चाहिए बताओ जिससे ये स्पायरो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, बोलो क्या होना चाहिए? बताओ। अलग अलग ग्रुप्स सारे अटैच। ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, है ना, सारे से मतलब नहीं है कि एक साइड वाले दोनों डिफरेंट और इधर वाले भी दोनों डिफरेंट हो, है ना, सारे ग्रुप अलग अलग रहने से क्या मतलब है? मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे एस सी लगाना चाहूँ, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ भी दोनों डिफरेंट ही होना चाहिए, अब कोई भी हो, एच और सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, एक साइड भी दोनों डिफरेंट है, दूसरे साइड भी दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप होने चाहिए। तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या इसमें, बोलो कहीं? कोई प्लेन ऑफ नो सिमेट्री नहीं है, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता ही नहीं है, खैर, है ना, तो कैसा हो जाएगा ये? कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, है कि नहीं? तो बस, तो वही सेम ही सिस्टम है, चाहे आप एल्कलाइड साइक्लोएल्किन लो, चाहे आप क्यूमिलीन्स का एग्जांपल लो, चाहे आप स्पायरो कंपाउंड्स का एग्जांपल लो, जो भी इवन नंबर वाले होते हैं ना, वही आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो ग्रुप से एटम्स अटैच हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, बस, है ना। तो इवन वाले करते हैं ऑप्टिकल और ऑड वाले करते हैं ज्योमेट्रिकल। बात समझ में आया डिफरेंस दोनों में? बताओ, है ना। चलो, तो अब आप बताएंगे, फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे, बाइफिनाइल बताओ, बाइफिनाइल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। हाँ बताओ, सर। है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है तो, है ना, किसी प्लेन के अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इसमें तो, है ना, मतलब कैसा हो गया ये हो गया आपका अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं कि इस बाइफिनाइल सिस्टम में मैं एक ऐसे डिफरेंट टाइप के ग्रुप या एटम अटैच कर दूं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे एच और डी मैंने अटैच कर दिया, यहाँ भी मैं एच और डी ही अटैच कर दे, बताओ, बोलो, बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या यस इसमें, सर। बोलो। नहीं। हाँ नहीं सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, क्यों नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेनर नहीं है ये। अब देखो, है। एक एक चीज सुनो, देखो इसमें थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखो, ऐसा है कि ऐसा कोई आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें फ्री रोटेशन है ना, जैसे रोटेट कर सकता है फ्रीली, तो फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो एक प्लेन में भी आ सकता है और इस प्लेन के आप परपेंडिकुलर भी जा सकता है ना, फ्रीली रोटेशन है ना, तो रोटेट करता रहेगा वो तो, है ना। तो एक फॉर्म ये भी हो सकती है कि प्लेन में आ जाए, एक फॉर्म ये भी हो सकती है कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाए, तो वो तो रोटेशन फ्री है। तो देखो, अब किसी भी फॉर्म में, एक फॉर्म में भी, किसी में भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, सुना गया। जैसे मैं अगर इस प्लेनर फॉर्म की बात करूं, यहाँ पे एच और डी है और यहाँ भी एच और डी है ना, तो इस प्लेनर फॉर्म को देखो, ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही होगा प्लेन के अक्रॉस, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। अगर मैं इस परपेंडिकुलर वाली फॉर्म को देखता हूं तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कोई सी प्लेन के अक्रॉस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, रोटेशन पॉसिबल है, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, तो किसी एक फॉर्म में भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उस पूरे मॉलिक्यूल में क्या मानेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बताओ, बात समझ में नहीं आया, बोलो, बताओ, समझ में आ गया ना। हाँ तो सर। रोटेशन के बाद किसी भी एक फॉर्म में भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है ना, तो मतलब उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मानेंगे हम इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। चलो, ये काम तो आपको समझ में आ गया, है ना। और सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करोगे तो बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, बोलो। हाँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो अगर नहीं। कहा जाए कि नहीं, सुनो सुनो बताता हूँ कि इसी फॉर्म में बताओ कि इसी फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या कि नहीं है ना, इस फॉर्म में तो नहीं है, पर आपको पता है क्योंकि रोटेट हो सकते हैं, और रोटेट होंगे तो डी यहाँ भी जा सकता है, एच यहाँ भी जा सकता है, तो अब तो देखो, अब तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है
बोलो है कि नहीं है? तो वो उसी फॉर्म की बात कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन वगैरह में, है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या होगा, वही रोटेशन के बाद इस फॉर्म में भी जाएगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस फॉर्म में, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल तो हमेशा क्या ही रहेगा, मॉलिक्यूल हमेशा अकायरल ही रहेगा, मतलब ऑप्टिकली कैसा रहेगा, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, है ना। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन और बताओ, मैंने क्या किया कि इन दोनों रिंग्स को ऐसे मैंने बाइंड कर दिया एक CH2 के साथ, अब रोटेशन हो गया रेस्ट्रिक्ट, अब ये घूम तो सकते नहीं है, तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोलो। यही मॉलिक्यूल इसी में कंपेयर करना, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? Yes, sir. है ना, बिल्कुल है, प्लेनर है ना अब तो ये, अब तो घूम भी नहीं सकता, रोटेट भी नहीं हो सकता, वैसे ही प्लेनर हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नो। नो सर। नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही है ना, तो भी अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अगर मैं ऐसा करूं, C डबल बॉन्ड OH इधर हो और ये NH इधर अटैच है, इधर NH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? हाँ। हाँ सर। प्लेनर है ना, तो चारों तरफ से पूरा रिंग्स को एक प्लेन में रहेंगे, पूरा मॉलिक्यूल पूरा, है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होना ही है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिखाई दे रहा है इसमें, तो प्लेनर है तो, है ना। अपोजिट साइड में सेम टाइप के एटम्स और ग्रुप्स भी हैं, तो दोनों ही है, मतलब कैसा हो गया ये, अकायरल या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से। तो 38 नंबर क्वेश्चन, तो बाइफिनाइल सिस्टम, अब इसमें थोड़े बल्कि ग्रुप लगाते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे ही आपने बल्कि ग्रुप लगाया, जैसे CH3 लगाया, एक तरफ CH लगा दो, है ना, दूसरी तरफ आप लोग ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दो, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या इसमें, बोलो। हाँ। हाँ। किस प्लेन के अक्रॉस होगा बताओ। फर्स्ट प्लेन के अक्रॉस। तो देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अच्छे से बना ही लेते हैं, है ना। तो ये रिंग ऐसा नहीं रहेगा, है ना, ये रिंग कहाँ चला जाएगा, अब ये रिंग चला जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो आपको खुद से पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको स्ट्रक्चर में गिवन हो, ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि हाँ दूसरा रिंग इसके परपेंडिकुलर है, तो उसको उसी तरह से आपको खुद से बना लेना है अपनी कॉपी वगैरह में। तो जैसे यहाँ पे BR था, है ना, तो ये देखो कि डिफरेंट कहाँ पर है, तो डिफरेंट है आपका CH3 और COH वाला ग्रुप, ये वाला रिंग में ग्रुप डिफरेंट, तो इन्हीं को आधा आधा करो, है ना। तो इस प्लेनर में जो आपका स्क्रीन का प्लेन है, XY प्लेन है, उसी में इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ऊपर BR बच जाएगा, नीचे BR सेम डिस्टेंस पे बच जाएगा, हो गया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकता, प्लेनर टाइप का नहीं है ये, है ना। तो कोई एक भी सिमेट्री होगा तो कैसा हो जाएगा, अकायरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, तो कर सकते हो। तो बताओ बाइफिनाइल रिंग्स में कैसा केस होना चाहिए, बोलो। इवन और डिफरेंट ग्रुप चाहिए। है ना, देखो इवन नंबर वाला तो होना चाहिए, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होने ही चाहिए,
है ना। रोटेशन रेस्ट्रिक्ट ही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपस में घूम जाएंगे तो प्लेनर सिमेट्री हो जाएगा प्लेनर आते ही। तो प्लेनर तो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए बल्कि बल्कि ग्रुप भी चाहिए आपको, है ना। तो कोई भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका, कौन सा लगाना चाहते हो, जैसे CH3 लगा दिया, है ना। यहाँ पे मैंने C2H5 लगा दिया, ठीक है। एक साइड आप लगा दो COH वाला ग्रुप लगा दो, एक साइड आप लोग Br लगा दो। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप भी है, आपने अटैच कर दिए। तो अब बताओ, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या बोलो, नहीं। है ना। अब किसी प्लेन से इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते आप लोग, तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, है ना। और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या बताओ। नो। नहीं। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब कैसा हो गया ये हो गया आपका कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव टाइप का हो गया ये, है ना। तो देख सकते हो, बोलो। तो इवन नंबर जो आपके बाइफिनल होते हैं, उसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप से एटम्स अटैच हैं, तो कैसे होंगे वो, कायरल होंगे, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। और इसमें तो देखो आपको केस ये देखना पड़ेगा, ऑड नंबर में भी जरूरी नहीं है कि आपका ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही जाए, है ना। इसलिए मैंने बोला था, जैसे मैंने ऑड नंबर बना लेता हूँ, चलो मैं एक केस आपके लिए, है ना। जैसे मैं ऑड नंबर में देखो बीच वाला रिंग एक प्लेन में आ गया, है ना। और लास्ट वाला रिंग सेम प्लेन में आ गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुप भी अलग अलग कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे आयोडीन लगा दिया मैंने, है ना। और जैसे मैंने काम कर दिया है कि इन ग्रुप्स पे मैं यहाँ पे COH लगा देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप लोग और भी कोई बल्कि ग्रुप लगा सकते हो, जैसे CH3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अभी तक तो क्या था ये, अभी तक तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये मिडिल वाली रिंग में ग्रुप में जो अटैच कर रहा हूँ वो कैसे होंगे, वो सेम टाइप के होंगे, तो दोनों साइड में। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल लगाया, यहाँ मिथाइल लगाया, और यहाँ दोनों इथाइल इथाइल लगा दिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑड नंबर बन चुका है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या बोलो, बताओ। किसी प्लेन से इसको नहीं। टू इक्वल पार्ट में No. डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं नहीं हो। कर सकते ना। अब इसको भी नहीं कर सकते, तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ऐसे याद करके मत देख लेना कि नहीं कि इवन नंबर आपका जो है वो शो करेगा और ऑड वाला नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना है ना। आपको खुद से समझ में आना चाहिए देख के कि अच्छा इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी तो कायरल हो गया ना। ये भी तो कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो याद करने की कहाँ जरूरत पड़ी आपको कि इवन याद करना है ऑड याद करना है आपको, बताओ। समझ रहे हो चीजों को, चलो। बहुत है डिफरेंट इफेक्ट है कि आपने क्यूमुलेंस वाले एग्जांपल कर लिए, है ना। बाकी डिफरेंट टाइप साइक्लिक एग्जांपल कर लिया आपने, तो बहुत एग्जांपल्स हैं इतने, है ना। और बाकी मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह है, वो सब बनाना आप लोग, ठीक है। चलो, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका कंप्लीट, है ना। कि आप लोग अब कंपाउंड देख के तो बता सकते हो कि कौन कायरल है और कौन सा अकायरल है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से हैं। यहाँ कहीं डाउट हो अभी तक तो बोलो। चलो, तो इसको हटाते हैं, है ना। तो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपके पास है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन भी इसको बोल देते हैं हम लोग, एसिमेट्रिक कार्बन, है ना। तो बताओ, एक कार्बन है आपके पास, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो आपको पता है इसे 4 ग्रुप अटैच है ना। तो बताओ, ये
कौन सा कंडीशन ऐसा होगा कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए? बताओ कब होता है एक कार्बन? ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ग्रुप्स है ना, different चारों होने ग्रुप। चाहिए। हाँ बिल्कुल, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ए बी सी और डी, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए इसमें, चारों के चारों ही डिफरेंट होने चाहिए। उसी कंडीशन में हम इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके चार जो ग्रुप्स हैं या एटम्स जो भी अटैच हैं वो सबके सब कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना? और कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के ऊपर ऐसे स्टार मार्क करके, स्टार मार्क कर दिया जाता है उस कार्बन के ऊपर, याद रखना ऐसे। तो किसी कार्बन के ऊपर ऐसे स्टार मार्क है मतलब वो कायरल है। ठीक है, तो क्या होता है कायरल कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अच्छा, कोई sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कायरल हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्लेनर होते हैं ना, प्लेनर sp2 होगा प्लेनर तो होता है। प्लेन ऑफ हाँ, सिमेट्री आ तो जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही जाएगा उसमें ना, इसलिए केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, जो कि अटैच्ड है किससे? अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कायरल कार्बन बोलेंगे। और कायरल कार्बन से मतलब नहीं है, कोई भी कायरल एटम की अगर आप बात करोगे तो भी यही डेफिनेशन है ना। अगर मैं बोलूं कि कायरल एटम कोई भी हो, जैसे कायरल एटम मतलब जैसे कायरल आपका नाइट्रोजन की बात करूं मैं, तो बताओ कायरल नाइट्रोजन किसको बोलोगे? बताओ बताओ कैसा होना चाहिए? ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, है ना। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद किससे अटैच होना चाहिए? अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, जो भी होगा 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, इन सब से अटैच है। तो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई भी एटम आपका, अगर आपको बोलना है कि ये कायरल है, चाहे कायरल नाइट्रोजन है, चाहे कायरल फास्फोरस है, या कोई भी है, तो उसको क्या होना जरूरी है? कि इसको 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से अटैच होना जरूरी है, sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, तो वो सब कायरल कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो देखो, कायरल मॉलिक्यूल अलग टर्म है और कायरल कार्बन अलग टर्म है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? बताओ, बोल दो। यस सर। है सर ना, कायरल इसमें मॉलिक्यूल किसको कार्बन बोलते हैं? कार्बन से, हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो। सर इसमें कार्बन कार्बन से अटैच हो सकता है, कार्बन कार्बन से कायरल चाहे किसी कार्बन से भी में। अटैच हो। हाँ, कार्बन कार्बन से अटैच हो, पर वो जो ग्रुप 4 है ना वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। जैसे कार्बन है तो एक कार्बन से यहाँ पे CH3 हो गया, डिफरेंट है। दूसरी तरफ C2H5 हो गया, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है। बाकी के 2 ग्रुप बचे, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो? कार्बन ही ले सकते हो, H ले लो, Cl ले लो, D ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। बस क्या होना चाहिए? 4 ग्रुप जो अटैच है, एटम अटैच है, वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, तो कार्बन आपका कायरल होता है। समझ में आई बात? यस सर। है ना। और कार्बन ही नहीं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन भी कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, कोई भी हो, H हो, CH3 हो, है ना, आपके पास D है, इथाइल है, कुछ भी है, इससे भी अगर आपके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप या एटम अटैच हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई भी एटम हो और भी, है ना, वो सब आपके अगर डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच हैं, वो सब कायरल होते हैं। समझ में आ गई बात? सर हाँ जी, बोलिए। सर नाइट्रोजन के साथ अगर 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे और एक लोन पेयर होगा तो वो कायरल होगा। नहीं नहीं नहीं, लोन पेयर के केस में कायरल नहीं होता है, क्योंकि लोन पेयर के केस में होता है फ्लिपिंग, अमाइन फ्लिपिंग, याद है? GOC, बोलो, याद आ रहा है? GOC में हमने अमाइन फ्लिपिंग पढ़ा था, हाँ Yes, sir. है ना। तो वैसे तो आगे आएगा वो, उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा, है ना। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए आपको, अभी थोड़ा सा और समझो, उसके बाद वो समझ में आएगा कि कैसे इनके पास लोन पेयर होते हैं, है ना। वो फिर आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते हैं फ्लिपिंग की वजह से, वो फ्लिप करते रहते हैं। तो फ्लिप करेगा तो इंटर कन्वर्ट हो पा रहा है ना वो। और आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमर या कोई भी स्टीरियो आइसोमर, ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर उन्हीं को बोलते हैं जो
इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, नहीं, डेफिनेशन याद है ना, नॉन इंटर कन्वर्टेबल स्टीरियो आइसोमर्स, तो फ्लिप करेगा तो कन्वर्ट हो गया ना वो, हमें तो नॉन इंटर कन्वर्टेबल चाहिए, इसलिए लोन पेयर वालों को कंसीडर नहीं करते हैं। चलो पढ़ेंगे आगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी से, है ना, वो सब कवर हो जाएगा। हाँ ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, बोलो। कायरल Yes, कार्बन sir. समझ में आ गया? तो देखो मैं क्या कह रहा था कि कायरल कार्बन और कायरल जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। कायरल मॉलिक्यूल, आप उस मॉलिक्यूल को बोलते हो जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है ना। अब उस कायरल मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन या कायरल एटम प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बाइफिनाइल देखा आप लोगों ने, बाइफिनाइल में कोई भी कार्बन कायरल नहीं था, पर मॉलिक्यूल तो कायरल था ना, है ना, अभी जस्ट इससे पहले वाली जो हमने एग्जांपल देखे, है ना। तो कायरल कार्बन उस कायरल मॉलिक्यूल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं दोनों। कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिससे चारों ग्रुप अलग होते हैं, होता तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना, सिमेट्री तो इसमें भी एब्सेंट है आपकी, पर अलग अलग टर्म्स हैं दोनों। कायरल मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं, है ना, जिस कार्बन से चारों ग्रुप अटैच है और उसमें कोई सिमेट्री नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बताओ, लिख लिया सबने यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताओ, क्वेश्चन करें फिर? Yes, sir. चलो तो लिख लो क्वेश्चन जल्दी से। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डिटरमाइन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, डिटरमाइन या आइडेंटिफाई, जो भी लिखना हो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, है ना। और बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं इससे एग्जाम में, है ना, मतलब मेंस वगैरह में काफी क्वेश्चन, एडवांस तक में क्वेश्चन आ रखे हैं इससे रिलेटेड, है ना। न्यूमेरिकल टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं, इंटीरियर टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन में आ रखा है, हाँ बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो बनता है ना एक्चुअली में, वो यही बनता है इस पूरे टॉपिक में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई क्वेश्चन देना हो जो आसान सा क्वेश्चन आपको देना हो, तो इकलौता क्वेश्चन है वो सबसे आसान होता है ना, कि आप कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर लो। तो चलो बताओ मुझे आप लोग, कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे देता हूं, बताओ कितने कायरल कार्बन है इसमें, बोलो। Eight. बताओ। कार्बन काउंट नहीं करने, कायरल कार्बन काउंट करना है केवल। 0. 0 नहीं, एक कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल है, इसमें मैंने अभी अभी स्टार मार्क किया है ना, कि यही एक कार्बन है जिसे 4 ग्रुप अटैच है। कौन कौन से? CH3 अलग है, H अलग है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग है, तो देखो हुआ ना कायरल। बताओ, है कि नहीं? 4 अटैच Sir. डिफरेंट है तो ना। हाँ जी बोलिए। सर वो अटैच्ड पूरा मॉलिक्यूल देखना है, उससे अटैच डायरेक्ट कार्बन देखना है। डायरेक्ट कार्बन नहीं, एटम या ग्रुप जो भी अटैच है, तो इस कार्बन से अगर ये वाला पूरा ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन से अटैच पूरा ग्रुप अलग काउंट करोगे ना इसे। कोई कार्बन से ऐसा ग्रुप अटैच है तो उसमें एक ही कार्बन कार्बन थोड़ी ना देखना है, पूरा मॉलिक्यूल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो बताया था मैंने। एक एक एटम थोड़ी ना देखना है, पूरा जो भी अटैच है वो पूरा डिफरेंट, ये अटैच होना चाहिए, ये पूरा अटैच अलग होना चाहिए, सब अलग अलग टाइप के एटम और ग्रुप अटैच होने चाहिए, तब वो कायरल होता है। नहीं, अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है ना, तो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कार्बन चेन में तो कभी कायरल होगा ही नहीं, फिर तो ये कहोगे, है ना, क्योंकि कार्बन से कार्बन तो अटैच होगा ही होगा हमेशा, तो कायरल रहेगा ही नहीं कभी, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो और बताओ, समझ में आएगा क्वेश्चन और। तो आप लोग मुझे बताओ, बोलो कितने कायरल था आपने इसमें, बताओ।
बताओ जल्दी से देख के। 2 1 हम्म, केवल ये वाला एक 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 वन कायरल कार्बन है जो उस पर मैंने अभी स्टार मार्क किया है, बस यही एक कार्बन है जिससे 4 पूरे पूरे डिफरेंट ग्रुप अटैच है। बाकी सबसे सेम टाइप की 2 सेम है कम से कम। देखो sp2 वालों को तो लेते ही नहीं है, वो तो छोड़ दो, डबल बॉन्ड वाले को, है ना। अब आप कहोगे कि ये वाला कार्बन हमें कायरल दिख रहा है, पर नहीं, क्योंकि इससे इधर भी एक CH2 इथाइल ग्रुप अटैच है, ऊपर भी CH2 इथाइल ग्रुप अटैच है, तो सेम टाइप के ये दोनों ग्रुप जो अटैच है इससे, मतलब ये और ये दोनों सेम ही ग्रुप है। वो दिखने में अजीब सा बना दिया मैंने, एक को इथाइल लिख दिया, दूसरे को बना दिया है, बाकी है तो सेम ही ना। नहीं, तो कंफ्यूज हाँ करने के लिए, बाकी तो सेम ही ग्रुप है। तो एक ही कार्बन है जो जिससे चारों डिफरेंट है, बाकी सबसे कोई ना कोई तो सेम है ही है। ठीक है ना, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अब आप मुझे बताओ कि अ, इधर ऐसे बनाया जाए, इधर CH3 लिख दिया जाए। चलो बताओ, बोलो कितने कायरल है। बताओ। 0, सही है, कोई कायरल कार्बन नहीं है इसमें, है ना। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, है ना, तो 0 आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल सा। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या ही मिलेगा ऑप्टिकल एक्सोमेरिज्म में से आपको। चलो अब एक काम करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हैं सब लोग कैसा होता है, बताओ जरा। एक CHO ग्रुप अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, इधर CS एक OH, एक और इस तरह के 4 आपके पास CHOH है, और एक लास्ट में CH2OH होता है। मतलब पूरा लीनियर चेन है कार्बन का, जिससे 5 OH ग्रुप है और लास्ट में एक CHO ग्रुप है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। बताओ कितने कायरल कार्बन है, बोलो। बताओ। 4 सॉरी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, 4 हाँ ये बीच वाले ना, 1 2 3 4, ये 4 ही तो है जो आपके कायरल है। बाकी पहला तो डबल बॉन्ड वाला है, और लास्ट वाले में 2 H हैं, तो वो भी कायरल नहीं है, तो 4 ही हो गए, है ना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, जिसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं, है ना। इसी तरह का एक और कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सुना होगा आप लोगों ने नेम वगैरह इन सबका। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। तो बताओ कितने कायरल कार्बन है, बताओ। 3 3 हाँ बिल्कुल, 1 2 और 3, है ना। तो ये क्या है, ये है आपका फ्रक्टोज, जिसमें 3 कायरल। अच्छा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें क्या रिलेशनशिप है आपस में दोनों में। 4 और 5 जो कंपाउंड मैंने बना रखे हैं, इनमें रिलेशनशिप बताओगे क्या है ये। GI क्या, कौन है ये GI वाला, किसने बोला था अभी GI। सार्थक। ये GI कहाँ से है, इनका तो स्ट्रक्चर ही अलग है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, एक में कीटोन ग्रुप दे रखा है, क्या बोलोगे। फंक्शनल आइसोमर। हाँ तो बस फिर, है कि नहीं। अरे स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सारे क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमर के होंगे, कंपाउंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा, है ना, पहला थोड़ी ना बोलोगे, है ना। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, दिख रहे हो कि स्ट्रक्चर ही अलग है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर बोलोगे इनको, काय का स्टीरियो क्यों बोलो। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से, आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ
बोलो, बताओ कितने कायरल कार्बन है? कितना आएगा? 1, ये OH वाला Maybe. 2 और ये Cl जिससे अटैच 3 है ना, तो 3 कायरल कार्बन है बस केवल, है ना आसान। इससे सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है, कोई टॉपिक बताओ, केवल काउंट ही करना है कार्बन, है ना, वो भी स्ट्रक्चर देख के, कुछ भी नहीं करना उसमें तो। अच्छा तो बताओ कितने कायरल कार्बन है, बोलो बताओ जल्दी। 3. कौन कौन से? एक जिससे फ्लोरीन अटैच है वो कायरल है, एक जिससे OH अटैच है ना, और एक जिससे ये CH3 वाला ग्रुप अटैच है, ये कायरल है ना। 3 कायरल कार्बन है इसमें, कहीं डाउट हो तो बताओ किसी को। सर ये रिंग वाला कैसे होगा? क्यों नहीं होगा रिंग वाला? रिंग वाले कार्बन को देखो, इससे एक CH3 ग्रुप अटैच है ना, इससे एक H ग्रुप अटैच है, इससे इस साइड चलोगे ये वाला डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इससे चलोगे ये वाला डिफरेंट ग्रुप अटैच है, चारों ग्रुप अलग अलग ही तो है, नहीं है? बताओ, है ना। तो कायरल होगा कि नहीं होगा बताओ कार्बन? तो कैसा भी हो, साइक्लिक में हो या ओपन में हो, 4 ग्रुप अलग होने चाहिए बस, है ना, तो इस कार्बन को हम लोग कायरल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो साइक्लिक में और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो क्या टेंशन नहीं लेना, देखो और क्वेश्चन बनाओ, लो आप लोग और बनाओ, कितने ही स्ट्रक्चर बना सकते हो इसमें, तो बताओ कितने कायरल कार्बन है, बोलो ध्यान से क्या बोलना। चार। 4. तो देखो कौन कौन से, एक जिससे OH ग्रुप अटैच है वो कायरल है, एक जो ये है ना ब्रिजेट वाला है वो कायरल है, ये इधर वाला ब्रिजेट वाला कायरल है, और ये वाला कायरल है, ये 4 ग्रुप हैं जो कायरल। बताओ, है ना। अच्छा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको, तो कैसा भी बना सकते हो, क्या फर्क पड़ता है इससे, कितना भी कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर आप लोग कम क्रिएट कर सकते हो और तो फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो। बताओ कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन, बोलो जल्दी काउंट करो सब लोग। 8। 9। 9. 9। हाँ मतलब जो भी होगा देख लेते हैं। अच्छा 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये वाला 9, तो 9 आंसर आ गया आपके पास, है ना। तो ये कायरल कार्बन है, देखो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो किसी को, कर सकते हो ना छोटे छोटे क्वेश्चन को, सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन, है ना, बहुत है इतनी, और क्या करना बाकी, तो अब इनफाइनाइट कितनी भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, उन समय काउंट करते रहो, खुद से बनाना खुद से काउंट करते रहो, क्या करना है इसमें, है ना। चलो 10 कर देते हैं इसको पूरा आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन और बता दो लास्ट में। तो इसमें क्या अटैच करते हैं, चलो CH3 ही अटैच कर देते हैं, Cl अटैच कर देते हैं, एक इधर भी CH3 अटैच कर देते हैं, ठीक है। चलो बताओ कितने कायरल है, बोलो बताओ, 6. है ना। तो देखो बेंजीन वाला कोई कार्बन तो कायरल होगा नहीं, है ना, वो सब sp2 वाले हैं, तो ये sp3 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6, बाकी और तो सब है नहीं है, तो ये 6 है आपके पास जो कैसे हैं कायरल, बोलो समझ में आया नहीं आया, बताओ यहाँ तक।
ना, ज्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है, बाकी तो आप लोग काउंट ही तो करना है, कर सकते हो, एक बार आ गया तो मेथड। लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, लिख लिया सबने? यस सर। चलो, तो देखो अभी तक के पॉइंट्स में आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या क्या देखा। देखो अभी आपको पता है कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, आपको पता है कायरल कार्बन क्या होते हैं, है ना, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते, बोलो। इन सब क्वेश्चंस में कोई डाउट है कि नहीं है, बताओ। यहाँ तक पढ़ चुके हैं सब लोग, है ना, सारे पॉइंट्स वगैरह। अब देखो, अब आइसोमेरिज्म के पॉइंट्स पे आते हैं, है ना। अभी तक आपको क्लियर अभी तक नहीं पता चला है कि एक्चुअली आइसोमर्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो अब आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या चीज है। देखो तो एक एक केस लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले काम करते हैं, एक कायरल कार्बन वाला केस लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, जिस ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल और केवल एक ही कायरल कार्बन है ना। तो हेडिंग डालो सब लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in compounds having one chiral carbon, है ना, केवल एक कायरल कार्बन है, having only one chiral carbon, है ना। जैसे कोई एक कंपाउंड बताएगा जिसमें एक कायरल कार्बन है, इसका नेम हम लोगों ने बहुत शुरू से बताता आ रहा हूं मैं, कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव था। ऑप्टिकल सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों का याद है किसी को, क्या था बोलो, जब मैंने स्टार्टिंग किया था शुरू में एक एग्जांपल बताया था आपको, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, नहीं याद आ रहा किसी को? ब्यूटेन 2 ऑल याद है, जिसका हाँ सर। ऑप्टिकल रोटेशन भी हम लोगों ने लिखा था, हाँ। कितना था? कुछ भी रिवाइज किया हो जिसने, एक दो बार इसको याद होगा कॉपी में क्या लिख रहा है, बताओ 35। स्पेसिफिक रोटेशन। हाँ 13.5 याद है, प्लस 13.5 और माइनस 13.5, कुछ कुछ याद आया। तो ब्यूटेन 2 वाली लेते हैं हम लोग। देखो क्या है स्ट्रक्चर, आपको पता है ब्यूटेन 2 वाल क्या होता है, बोलो। तो कार्बन चेन है आपके पास, कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो CH3 CHOH2 पे ऑल है, और CH2 CH3, इसी को तो बोलते हैं ब्यूटेन 2 ऑल या ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल। तो क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल। बताओ इसी को बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो बताओ मुझे कितने कायरल कार्बन है इसमें, बताओ। 1 एक कायरल One. कार्बन है ना, तो एक कायरल कार्बन है मतलब केवल एक ही है कायरल। तो इसमें कोई प्लेनो सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री होगा क्या, बताओ? नहीं नहीं होगा ना, ना तो प्लेनो सिमेट्री होगा ना सेंटर सिमेट्री है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं? कौन कौन सी फॉर्म होती है वो बताओ, कौन सा था बताओ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और हाँ लीवो। डेक्स्ट्रो और लीवो, हाँ बिल्कुल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दो कंपाउंड होंगे नेचर में, एक तो होगा प्लस ब्यूटेन 2 ऑल, इसका मतलब है कि इसका जो रोटेशन है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना, राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। दूसरा होगा माइनस ब्यूटेन 2 ऑल, ये वाला जो कंपाउंड होगा ये क्या करेगा, इसमें से लाइट आप पास करोगे पीपीएल, तो लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पर इन दोनों का जो ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन, हम लोग स्पेसिफिक बोले, स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो इन दोनों का एग्जैक्ट सेम वैल्यू सेम होती है ना। डायरेक्शन ही तो अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, पर मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का रीजन बताओ कि क्यों सेम आता है, कौन बताए?
बताओ कि दोनों का ही 13.5 वैल्यू आता है, पर ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है बोलो, बताओ, बोलो जल्दी से, बता सकते हो? क्योंकि ब्यूटेन टू ऑल में दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अरे स्ट्रक्चर तो सेम होगा ना, कनेक्टिविटी दोनों की सेम है कि नहीं है? जब ब्यूटेन टू ऑल बोल रहे हो तो जिस एटम से जो एटम अटैच होगा वो तो फिक्स ही रहेगा दोनों में, है कि नहीं? तो कनेक्टिविटी तो सेम है। तो जब लाइट पास करोगे, लाइट इंसिडेंट होगा, तो इसका जो ओवल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो अरेंजमेंट है या इंट्रैक्शन है वो तो सेम टाइप का ही होगा ना लाइट का, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है कि नहीं? बोलो, बात समझ में नहीं आया? तो मैग्नीट्यूड तो कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट क्यों हो गया है? क्योंकि एक कार्बन एटम से जो 4 ग्रुप अरेंज हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो गया है। जैसे इस कार्बन एटम से आपके 4 ग्रुप अलग अलग थे ना, कौन कौन सा था? एक H था, एक OH था, एक इथाइल ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। यही तो है ब्यूटेन टू ऑल में, ये कायरल है। तो 4 एटम या ग्रुप अटैच है कि नहीं है कार्बन से? तो स्पेस में इनमें से जो चारों ग्रुप्स है ना, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का हो गया है बस, है ना? तो प्लस ब्यूटेन टू ऑल में एक डिफरेंट अरेंजमेंट होता है और माइनस ब्यूटेन टू ऑल में एक टाइप का अरेंजमेंट। तो उस अरेंजमेंट की वजह से, है ना, जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका जो इंटरेक्शन होता है वो अपोजिट हो जाता है, बस इंटरेक्शन जो होता है। तो इसलिए एक का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है और एक में लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है ना? और यही आपके ऑप्टिकल आइसोमर है। क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर के पार्ट, या स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल कार्बन है, जो कायरल कार्बन है जिससे 4 ग्रुप अटैच हैं, उनका अरेंजमेंट अलग होता है बस, और कुछ नहीं होता है स्पेस में। इन्हीं को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो। अरेंजमेंट अलग है ना? और कैसे अरेंजमेंट अलग है वो देखेंगे हम लोग, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब चीजें देखेंगे। पर अभी आपको बस ये जानना जरूरी है कि अरेंजमेंट क्या है इन चारों ग्रुप्स का इस कायरल कार्बन के अक्रॉस, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है ना? तो इसी वजह से आपके क्या बन रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, जो लाइट के लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर एक ही कायरल कार्बन है आपके कंपाउंड में तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नेचर में 2 फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन सी फॉर्म? एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और एक लीवो रोटेटरी फॉर्म। बस ये आपको अभी तक जानना जरूरी है। तो लिख लो, चाहो तो पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कायरल कार्बन आर कायरल, वो हमेशा कायरल होंगे, याद रखना। एक कायरल कार्बन अगर किसी कंपाउंड में है तो कंपाउंड भी हमेशा कायरल ही रहेगा, है ना? और कंपाउंड कायरल का मतलब हो गया कि वो कैसा होगा, हेंस ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो भी लिख लो। एंड ऑप्टिकली एक्टिव compounds exist in 2 forms in nature, है ना? कौन कौन सी हो गई वो फॉर्म? दैट इज डी और या फिर डी एंड एल, है ना? या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, प्लस और माइनस, वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म्स, ये मतलब है। बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताओ, देखो जल्दी।
लिख लिया सबने? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, किसी भी टाइप का कोई डाउट किसी को? आगे चले, है ना? अब देखो, अब बात आती है कि ब्यूटेन टू ऑल और माइनस ब्यूटेन टू ऑल दो फॉर्म तो हैं, पर अब प्रॉब्लम है कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना? मतलब आपको जो आप कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है, हमें अगर कुछ बताने को दिया जाए कि स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो इसके लिए आता है फिर अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखो आप लोग पहले। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? तो लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना? तो देखो, बहुत सारे इसके रिप्रेजेंटेशन वाली प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ना? डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूलास है जिससे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? इसमें से एक तो हम लोग सब जानते ही हैं, पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है या प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वेज एंड डैश, है ना? तो सिंपल वेज एंड डैश के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेज एंड डैश फॉर्मूला, है ना? तो बता सकते हो वेज एंड डैश फॉर्मूला कैसा होता है? तो कैसा है, एक कार्बन है, जैसे 4 ग्रुप है, तो 2 बॉन्ड्स को हम प्लेन में शो करते हैं, और बाकी जो 2 बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग एक को वेज पे और एक को डैश पे शो करते हैं। तो 3 डायमेंशनल जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे 2 डायमेंशनल पेपर पे, है ना? इसी को रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला बोलते हैं, वेज और डैश फॉर्मूला है कि नहीं है? तो हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, तो देखो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है कि जो कार्बन चेन होती है ना, उस कार्बन चेन को इस वाले ग्रुप पे लिखा जाता है, प्लेन वाले ग्रुप पे। यहाँ पे कार्बन चेन होती है, जो पेरेंट कार्बन चेन की हम लोग बात करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन इधर लिखते हैं स्टैंडर्ड। वैसे लिख तो कहीं भी सकते हो, पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पेरेंट कार्बन चेन को इस प्लेन वाले ग्रुप्स पे लिखा जाता है ना? और उसमें भी जो नंबर 1 कार्बन होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, है ना, वो सबसे ऊपर वाला, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेमिंग होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर 1 कार्बन होता है कार्बन चेन में, वो सबसे ऊपर स्टार्ट होता है। जैसे मैं जो ब्यूटेन 12 बनाना है, मुझे बताओ वेज और डैश कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? तो मैं क्या करूंगा, ये कायरल वाला कार्बन है ना? इससे आपके कौन कौन से ग्रुप अटैच है? एक CH3 है और एक तरफ C2H5 है, मतलब CH2CH3 इथाइल ग्रुप, है ना? तो कार्बन चेन आ गया आपका। नंबर 1 कार्बन जो है अकॉर्डिंग टू IUPAC, है ना, तो वो आपके सबसे ऊपर आ गया। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे हम लोग। और क्या बच गया अब आपके पास? वेज और डैश बच गया। तो वेज और डैश पे मैं क्या करता हूँ कि एक बार मैं कुछ भी ग्रुप अटैच कर दूं, जैसे मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया वेज पे, तो डैश पे क्या चला जाएगा मेरा? H चला जाएगा। तो एक फॉर्म तो मैंने बना दिया, ये बन गया आपका ब्यूटेन टू ऑल, है ना? अब देखो मुझे नहीं पता ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है, पर ये उनमें से कोई एक तो है ना? या तो डेक्स्ट्रो होगा, नहीं तो लीवो होगा, कोई एक तो होगा ही होगा। अब मुझे बताना है दूसरी फॉर्म, तो दूसरी फॉर्म कैसे बनाऊंगा? ये मॉलिक्यूल कायरल है ना? और मैंने आपको बताया था कि कायरल मॉलिक्यूल का अगर आप मिरर इमेज लेते हो, एक मिरर लगाओ आप लोग, इसका ले लो इमेज, तो कैसा दिखेगा आपको बताओ? मिरर में लगाने पे कैसा दिखेगा? तो ऊपर आपके पास CH3 है, इस साइड लगाएंगे तो हमको मुझे यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप दिखाई देगा। इधर ये वेज के साथ ही मुझे यहाँ पे आपका क्या दिखाई देगा? OH, और डैश पे मुझे दिखाई देगा H। बताओ इसी तरह का दिखाई देगा कि नहीं देगा मुझे मिरर लगाने पे? बताओ। यस है ना, इसी तरह दिखता है ना? नहीं तो मिरर लगा के देख लेना आप लोग, छोटा सा मिरर लेना, उसको लगा के देख लेना, ऐसे दिखेगा, है ना? तो अब ये दो फॉर्म्स हैं, ये दोनों आपके आइसोमर्स हैं, मतलब ये हो गया आपका DL पेयर। DL पेयर मतलब इनमें से एक फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीवो रोटेटरी है, पर मुझे नहीं पता कि कौन सी डेक्स्ट्रो है कौन सी लीवो है, और वो आप कभी भी पता नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो और लीवो प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली पता किया जा सकता है केवल कि इसको पोलरीमीटर में डालो एक कंपाउंड को, फिर देखो कि डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। वरना आप किसी भी स्ट्रक्चर को देख के, किसी भी कंपाउंड को देख के ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है? हाँ, अब मुझे पता है कि ये दोनों फॉर्म जो है इनमें से एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो है, क्यों? दो ही है, तो दो में से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा एक लीव होगा, इसलिए हम इनको DL पेयर बोल देते हैं, है ना?
या फिर हम इनको क्या बोलते हैं कि स्पेशल टर्म यूज करते हैं इनके लिए, डीएल पेयर के लिए, इनेंशियोमर्स। एक नया टर्म आ गया आपके लिए, ये है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स एक तरह से रिलेशनशिप है इन दोनों का, पहले वाले दूसरा वाले का इनेंशियोमर है, दूसरा वाला पहले वाले का इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर का मतलब होता है डीएल पेयर, मतलब एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म्स, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, उन दोनों को बोलते हैं इनेंशियोमर्स। बात समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। सो हाँ जी बोलिए। सर उसमें हम पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? अरे आईयूपीएसी में कैसे करते थे, ब्यूटेन टू ऑल में नंबर 1 कार्बन ये है, ये नंबर 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन ये रही, 4 ही कार्बन का ब्यूटेन टू ऑल ही तो है ये। तो 4 कार्बन का ब्यूटेन टू ऑल जिसमें सेकंड कार्बन कायरल है, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रखा है नेवेजोटेस के फॉर्म में, सेकंड वाले कार्बन को, है कि नहीं? बताओ। हाँ सर क्लियर है। सर ये कर सकते हो। इनेंशियोमर के बारे में एक बार बता दो ना। इनेंशियोमर का मतलब होता है, इनेंशियोमर रिलेशनशिप एक तरह से है ना। इनेंशियोमर का मतलब होता है ये दोनों जो डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो हैं, इनको बोलते हैं इनेंशियोमर्स। मतलब एक ही कंपाउंड का एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक लीवो फॉर्म, इनको इनेंशियोमर्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब दोनों मिरर इमेज वाले जो होते हैं, मिरर इमेज ही तो होगा दोनों एक दूसरे के, पहले वाले का मिरर इमेज दूसरे वाला कंपाउंड है, दूसरे वाले का मिरर इमेज पहले वाला कंपाउंड है, तो आपस में दोनों क्या है, मिरर इमेज है। तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज होते हैं, उनको हम लोग इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे पूरा, अभी तो टाइम हो गया है, डेफिनेशन वगैरह लिखा दूंगा मैं आपको और रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी ये समझो थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्लास में फिर से और एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। कि जैसे ब्यूटेन टू ऑल था, ब्यूटेन टू ऑल है ऑप्टिकली एक्टिव, पहले इतना लिख लिया, बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। लिख चुके हैं सब इतना, है ना, कॉपी लिख लिया ना सब। तो देखो समझो थोड़ा सा इधर, है ना, अलग से बताता हूँ मैं आपको कि देखो ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल आपका नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है आपके पास डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक है लीवो फॉर्म। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो लीवो में क्या है कि देखो हुआ ये कि एक आपके पास कायरल कार्बन है जिससे 4 ग्रुप आपके अलग अलग अटैच है। तो देखो दो ही फॉर्म क्यों बनी, मतलब दो ही फॉर्म डेक्स्ट्रो वही क्यों बनी, क्योंकि एक कार्बन पे जब 4 ग्रुप आप अरेंज करते हो ना, तो केवल दो ही मेथड होते हैं अरेंज करने के, केवल मतलब 4 ग्रुप आप लगा के देखोगे ना ऐसे टेट्राहेड्रली, तो आप केवल दो ही तरीके से लगा सकते हो बस, और वही दोनों तरीके जो है आपके पास लगाने के, ग्रुप्स को अटैच करने के एक कार्बन से, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। कि दोनों का जो लाइट के लिए जो बिहेवियर है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो बस यही होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स, या इनेंशियोमर, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ नहीं जाते हैं हम लोग, इनेंशियोमर ही बोलते हैं इनको अभी, है ना। तो एक फॉर्म डेक्स्ट्रो और एक लीवो, और वो आप कैसे पता कर सकते हो, मिरर इमेज बना के, है ना। तो पहले वाले का मिरर इमेज बनाओगे तो दूसरा वाला कंपाउंड बन जाएगा, मतलब वो वाला कंपाउंड बन जाएगा जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट है ना। तो एक काम करना आप लोग, एक जैसे मैंने पिछली बार आपको पेन से आपको 4 ग्रुप रिप्रेजेंट करना दिखाया था ना, तो 4 कोई भी आप बॉल्स लेना, अगर आपके पास बॉल्स वगैरह होंगे, है ना, या फिर 4 पेन होंगे, तो उससे अरेंज करके देखना, तो आप दो ही मेथड, मतलब दो ही कंपाउंड बना पाओगे केवल, बस उन 4 को अरेंज करके। मतलब 4 ग्रुप्स का जो एक कार्बन पे जो अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल या sp3 अटैच में, वो केवल दो ही टाइप का हो सकता है। तो उनमें से एक फॉर्म होती है डेक्स्ट्रो और एक फॉर्म होती है लीवो। समझ में आई बात, है ना। चलो इस बारे में थोड़ा सा सोचना, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना, है ना, इसको फिर से रिपीट करूंगा मैं। ठीक है।